हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत प्रधानमंत्री चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, कई बार यह शब्द एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लोग यह समझते हैं कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों एक ही हैं। तो आज की वीडियो में वो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे जो इसको लेकर कभी स्टूडेंट को हो जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहे तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति शासन नहीं कर सकता है। यानी अगर एक व्यक्ति शासन करता है तो शासन को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भारत में आप देखेंगे तो शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया था। और मैंने आप सभी को बताया था कि जो ये व्यवस्था ली गई है यह इंग्लैंड से ली गई है। देखिए, जो यह मंत्रिमंडलीय प्रणाली या कह सकते हैं कि जो विभागीय प्रणाली है, इसका जो आरंभ किया गया था यह अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि 1861 में जो उस टाइम के तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, उसके द्वारा इस व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। उस समय इसको पोर्टफोलियो सिस्टम के नाम से जाना जाता था। तो ये भी याद रखिएगा कि 1861 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको विभागीय प्रणाली का मतलब है कि विभागों का बंटवारा कर दिया जाए। जैसे शिक्षा मंत्रालय है तो शिक्षा है उसको कोई एक विभाग देखे और उसको शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। जैसे रेल है तो रेलवे से संबंधित जो भी कामकाज है उसको एक विभाग के अंडर में रखा गया है जिसको हम रेल मंत्रालय कहते हैं। इसके साथ ही आप देखें तो रक्षा से संबंधित जो मामले होते हैं उसको रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया गया है। तो इसी को कह सकते हैं कि विभागीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यानी विभागों का बंटवारा कर दिया जाता है ताकि देश में जो शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। तो देखिए, जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था को अपनाया गया है। और संसदीय शासन व्यवस्था में होता क्या है कि जो राष्ट्रपति होता है वह केवल नाम मात्र की कार्यपालिका का हेड होता है, जबकि उसकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो होता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो देखिए, हमने जब राष्ट्रपति चैप्टर को पढ़ा था तो उसमें अनुच्छेद 53 में देखा था हमने कि अनुच्छेद 53 में कहा गया था कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। और राष्ट्रपति के जो राष्ट्रपति होगा वो उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। तो देखिए, मैंने ये भी बताया था कि जो राष्ट्रपति वो उन शक्तियों का प्रयोग बहुत कम मात्रा में स्वयं के द्वारा करता है, जबकि उसकी अधिकांश शक्तियाँ जो है कह सकते हैं कि अधिकतम शक्तियाँ जो है वो अपने अधीनस्थों के माध्यम से ही करता है। इसके अलावा जब हमने प्रधानमंत्री चैप्टर को पढ़ा था उसमें बताया था कि इसमें कहा गया था कि जो राष्ट्रपति होगा उसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा, जिसकी सलाह पर जो राष्ट्रपति होगा वह अपने कार्यों को करेगा। तो यह था राष्ट्रपति से संबंधित जो बेसिक डिटेल था। देखिए दोस्तों, अब हम जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है इससे जुड़े जो भारत में संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं उसको देखते हैं। क्योंकि देखिए, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया था यह राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए ही किया गया था, क्योंकि राष्ट्रपति अकेले संपूर्ण देश के शासन व्यवस्था को संचालित नहीं कर सकता है। इसीलिए इसके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया था। देखिए, इससे जुड़े जो संविधान में प्रावधान किए गए उनको देखते हैं। तो आप देखेंगे तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। मैंने अभी जस्ट बताया अनुच्छेद जो यह बात कही गई है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 75 में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 75(1) में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जो बहुमत दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में चुनता है, फिर उसकी सलाह पर उसके मंत्रिपरिषद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। देखिए, होता यह है कि जैसे जो प्रधानमंत्री है देश के समस्त कार्यों का संचालन वास्तविक रूप से यही करता है।
तो उसकी सलाह पर इसलिए चुना जाता है क्योंकि अगर उसके विश्वास पात्र मंत्री नहीं होंगे तो उसके कार्यों में वो अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित नहीं कर सकते, नहीं अपने कार्यों को अच्छी तरह से नहीं कर सकता। इसीलिए संविधान के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ताकि जो अन्य मंत्री होंगे वो प्रधानमंत्री को उसके कार्यों में सहयोग करें। तो यह याद रखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रधानमंत्री होता है एवं अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 75(2) में कहा गया है प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। तो यह भारतीय संविधान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी जो केंद्रीय स्तर पर मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया है उसके बारे में संविधान में ये सभी प्रावधान किए गए थे। अब बात करते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी क्या प्रावधान है, अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। तो मैंने अभी आप सभी को जस्ट बताया कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति याद रखिएगा कि जब लोकसभा का चुनाव होता है जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना जाता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो मंत्री होते हैं वो संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, याद रखिएगा लोकसभा या राज्यसभा दोनों से चुने जा सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा चुने तो दोनों से जा सकते हैं, लेकिन वो जब भी बैठेंगे वो लोकसभा में ही बैठेंगे। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो मंत्री होते हैं वह संसद के किस सदन से चुने जा सकते हैं, केवल लोकसभा से या राज्यसभा से या दोनों में से नहीं। तो याद रखिएगा जो मंत्री होते हैं वो सामान्यतः लोकसभा से ही चुने जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि वह राज्यसभा से चुने गए हैं। जैसे इंदिरा गांधी जो थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, ये सभी राज्यसभा के सदस्य थे और प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया है। और मान लीजिए कोई भी व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना अगर मंत्री बन जाता है बन सकता है, परंतु उसे 6 महीने के भीतर उसे संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री तो बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है कि उसको 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी, यानी उसे राज्यसभा या लोकसभा किसी एक का सदस्य बनना पड़ेगा, तभी जाकर वह मंत्री के पद पर कार्य कर सकेगा, अन्यथा उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। अर्थात कई बार ऐसा भी हुआ है कि व्यक्ति को जो नेता थे उनको मंत्री पहले बना दिया गया और वह कह सकते हैं संसद का सदस्य बाद में बने। जैसे देवी गौड़ा थे, नरसिम्हा राव थे, ये सभी संसद के सदस्य बाद में बने, इनको पहले ही प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि जिस टाइम उसको मंत्री के पद पर चुना जाता है उस टाइम वो संसद का सदस्य हो। इसके लिए आवश्यक यह है कि जिस दिन उसे मंत्री के पद पर चुना गया उसके 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, अर्थात उसे राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता लेना होगा। अब बात करते हैं कि जो मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होता है उनको शपथ कौन दिलाता है। तो याद रखिएगा कि मंत्रियों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अर्थात इन्हीं के जो मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करता है और उनको शपथ कौन दिलवाता है तो राष्ट्रपति इनको इनके पद की शपथ दिलवाता है। इसके अलावा बात करें कि मंत्रिपरिषद की संरचना क्या होती है, अर्थात जो मंत्रिपरिषद होता है मैंने बताया कि जो मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है और राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग करने के लिए किया जाता है। तो जो मंत्रिपरिषद की संरचना क्या है, अर्थात जो मंत्रिपरिषद होता है उसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, कौन कौन से मंत्री होते हैं, उनका कार्य क्या होता है। देखिए तो अगर संरचना के तौर पर देखेंगे तो जो सबसे हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी मंत्रियों में जो सबसे बड़ा पद है वो प्रधानमंत्री का पद है। इसके अलावा आप देखेंगे तो मंत्रिपरिषद में 3 और मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। देखिए अब हम बात करते हैं कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है। तो कैबिनेट मंत्री वे मंत्री होते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या रेल मंत्रालय या गृह मंत्रालय। देखिए इनकी संख्या जो होती है वह बहुत सीमित होती है और जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं वे ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं जो कैबिनेट के मतलब कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हैं। और
ये भी याद रखिएगा इनकी जो संख्या होती है बहुत सीमित होती है, और कहने का मतलब है कि जो प्रमुख विभाग होते हैं उनका मुखिया इनको बनाया जाता है, और जितना कह सकते हैं जितना विभाग होगा उतने ही कैबिनेट मंत्री होंगे। और कई बार एक क्वेश्चन एक और पूछा गया है इससे कि जो कैबिनेट मंत्री, जब कैबिनेट मंत्री या कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक होती है तो उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा कि कैबिनेट जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ये दो ही लोग भाग लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो पीएम होता है वह निमंत्रण देके, अर्थात मंत्रिमंडल जो होता है वह निमंत्रण देके राज्य मंत्री या उप मंत्री को भी इनवाइट करके इस बैठक में बुला सकते हैं। तो याद रखिएगा कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत वे मंत्री आते हैं जिनको प्रमुख मंत्रालय दिए गए होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय आदि। ये सभी मंत्रालय इन्हीं व्यक्ति कैबिनेट मंत्रियों को दिए जाते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिएगा कि जो कैबिनेट कह सकते हैं जो कैबिनेट होता है उसका निर्माण किनसे होता है। तो कैबिनेट का निर्माण जो होता है वह प्रधानमंत्री और जो इसके सदस्य होते हैं इनसे मिलकर होता है। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में फंसाने के लिए पूछ दिया जाता है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो मंत्रिमंडल में याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री ये दो लोग शामिल होते हैं। इसके अलावा बात करें कि राज्य मंत्री क्या होते हैं, तो देखिए राज्य मंत्रियों में देखेंगे तो दो तरह के मंत्री होते हैं। एक राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जो कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं, उनके कार्यों में सहायता करते हैं, और दूसरे राज्य मंत्री ऐसे होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया रहता है। देखिए जो राज्य मंत्री होते हैं इसमें दो तरह के मंत्री हैं। राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं जो कैबिनेट की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं वे अपने से ऊपर के जो मंत्री होते हैं उनका सहयोग करते हैं। और यह याद रखिएगा यह अपने फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह कैबिनेट कह सकते हैं कि कैबिनेट के अधीन कार्य करते हैं, यानी कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके अंडर में यह कार्य करते हैं, इसलिए अपने फैसले नहीं ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं इनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया होता है, और इनकी जो कार्य एवं शक्तियाँ होती है वह कैबिनेट मंत्री के समान ही होती हैं। यह याद रखिएगा कि जिस मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा और राज्य मंत्री को जो स्वतंत्र प्रभार दिया गया है तो उसकी कार्य एवं शक्तियाँ जो होगी वह कैबिनेट मंत्री के समान ही होंगी, और यह अपना जो कह सकते हैं अपने विभाग संबंधी जो निर्णय होगा वह स्वतंत्र रूप से ले सकता है। और देखिए इसमें होता क्या है कि स्वतंत्र प्रभार किसी व्यक्ति को कब दिया जाता है। तो देखिए मान लीजिए कुछ ऐसा समय आ जाता है कि जब जो कैबिनेट मंत्री के मंत्री होते हैं वो उपलब्ध ना हो, तो ऐसी स्थिति में किसी भी राज्य मंत्री को स्वतंत्र उस जो मंत्रालय होता है उसका स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, और उस विभाग संबंधी वह निर्णय स्वयं लेता है। मान लीजिए कभी किसी कैबिनेट मंत्री की जो कैबिनेट मंत्री है उसका तबीयत खराब हो जाए, या कह सकते हैं कि वह किसी कारणवश अपने कार्यों को संचालित नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो राज्य मंत्री होते हैं उनको उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, और वह कैबिनेट मंत्री की भांति कार्य करने लगते हैं। और बाद में जब वह कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं कि मान लीजिए वो अगर बीमार है उसकी तबीयत फिर से ठीक हो जाती है और फिर वह अपने पद पर आता है, तो जो राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे वह फिर से राज्य मंत्री के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो इनका जो बेसिक कार्य है यही है कि जो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं यह अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, और इनकी जो कार्य एवं शक्तियाँ होती है वह कैबिनेट मंत्री के समान होती हैं। और बात करें उपमंत्री के बारे में, तो देखिए उपमंत्री जो होता है यह जो ऊपर के मंत्री हैं, यानी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, इनके कार्यों में सहयोग करने के लिए बनाया गया है इनको, और इनसे जुड़े जो प्रशासनिक जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री से संबंधित जो प्रशासनिक कार्य होते हैं इनको ये संपादित करते हैं। इसी को मैंने यहाँ पर दूसरे शब्दों में लिख दिया है कि देखिए जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वह कैबिनेट मंत्री सरकार के प्रमुख मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, जैसे रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि, और ये अपने विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। तो याद रखिएगा कि यह सरकार प्रमुख मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं और ये अपने विभाग संबंधी निर्णय स्वयं लेते हैं। और बात करें जो दूसरे हैं राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, अर्थात इनकी मुख्य जो कार्य है कैबिनेट मंत्री की सहायता करना होता है, और जो स्वतंत्र प्रभार के मामले में वह अपना कार्य कैबिनेट मंत्री की बात स्वतंत्रता से कर सकते हैं। मैंने भी आपको बताया कि जब वह स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य करते हैं तो ऐसी स्थिति में जिनकी कार्य शक्तियाँ होती है वह कैबिनेट मंत्री के भांति हो जाती हैं। इसके अलावा
जो उप मंत्री होते हैं, उप मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री के प्रशासनिक, राजनैतिक एवं संसदीय कार्य में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। तो हमने ये देख लिया कि जो मंत्रिपरिषद की संरचना है, अर्थात मंत्रिपरिषद का निर्माण कितने प्रकार के मंत्रियों से मिलकर हुआ है, अर्थात मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री होते हैं। तो हमने इसमें देखा 4 तरह के मंत्री हमने देखा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले और उप मंत्री। ये 4 प्रकार के मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं और इन्हीं से मिलकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि देखिए, ये चारों मंत्री जो होते हैं ये मंत्रिपरिषद में तो होते हैं, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो उसकी संख्या है, यानी जो मंत्रिपरिषद का आकार होता है वह कितना होगा, यह कौन तय करेगा। अर्थात कहीं ऐसा ना हो कि जो पीएम, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो, वह अनगिनत कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने मंत्रिपरिषद में शामिल कर ले। तो देखिए, इस संबंध में यानी मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। अर्थात आप मूल संविधान में देखेंगे तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि कितना उनकी संख्या होनी चाहिए। लेकिन बाद में 91वां संविधान संशोधन किया जाता है 2003 में, जिसके द्वारा ये व्यवस्था की जाती है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित जो अन्य मंत्री हैं, यानी मंत्रिपरिषद में सदस्यों की जो संख्या होगी वह लोकसभा के कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। यह याद रखिएगा कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संख्या है वह लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती। अब वर्तमान में देखेंगे तो जो लोकसभा की संख्या है वो 543 के आसपास है। अगर उसका 15% निकालेंगे तो लगभग 81 सदस्य आएंगे। अर्थात मंत्रिपरिषद में इससे ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री इससे कम नियुक्त कर सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री होगा हर कैटेगरी के मंत्री की नियुक्त करेगा। अर्थात वह कैबिनेट मंत्री की नियुक्त करे, राज्य मंत्री की नियुक्त करे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वालों की नियुक्त करे या उप मंत्री की नियुक्त करे, यह जरूरी नहीं है। वह इनसे कम भी नियुक्त कर सकता है। वह अपने कार्यों के अनुसार उनकी नियुक्त करता है, जैसे उसको सुविधा होती है उसी अकॉर्डिंग वह उनकी नियुक्त करता है। और आप देखेंगे तो ठीक इसी प्रकार की जो व्यवस्था है आपको राज्यों में भी देखने को मिलेगी। अर्थात राज्य मंत्रिपरिषद जो राज्यों में मंत्रिपरिषद होता है उसमें भी ये व्यवस्था की गई है कि राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। जैसे केंद्रीय स्तर पर व्यवस्था है, वैसे राज्य स्तर पर भी यही व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी कि जो राज्य स्तर पर भी जो विधानसभा की सदस्य संख्या है, किसी राज्य की अगर विधानसभा सदस्य संख्या जितनी है उससे 15% से अधिक जो मंत्री है, मंत्रिपरिषद है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। अर्थात उससे कम हो सकता है लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो यह था मंत्रिपरिषद का आकार, कि मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, उसमें कितने मंत्री होंगे। तो यह याद रखिएगा, चाहे केंद्रीय स्तर का मंत्रिपरिषद हो या राज्य स्तर का मंत्रिपरिषद, उसमें जो निचला सदन है, जो निम्न सदन है, उसके 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मंत्रियों को उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है। तो देखिए, जो मंत्रियों को उत्तरदायित्व होता है वह 2 तरह से होता है। एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। देखिए, वह सामूहिक रूप से उत्तरदायी जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति होते हैं, और व्यक्तिगत रूप से बात किया जाए तो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं कि सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति क्यों होते हैं। तो यह याद रखिएगा कि जितने भी मंत्री हैं, चाहे वो राज्यसभा का सदस्य या लोकसभा का सदस्य, मैंने बताया कि जो मंत्री होंगे वो रोज लोकसभा के सदस्य भी हो सकते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन वह जब भी बैठेंगे वह लोकसभा में भी बैठेंगे, क्योंकि जो लोकसभा होता है वह जनता का सदन होता है, कह सकते हैं कि लोकप्रिय सदन है, और यहीं पर सारे मंत्री बैठते हैं। इसीलिए जो मंत्रिपरिषद हो, जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, इसका मतलब यह है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी, अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इस स्थिति में जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना होगा। अर्थात अगर यदि किसी एक के विरुद्ध भी प्रस्ताव पारित हुआ तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग होना पड़ेगा। इसी को सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। और बात करें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की, तो देखिए, क्योंकि जो इनकी नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं, तो इसीलिए यह व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और देखिए, कई बार मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर पूछ लिया जाता। आज का जो हमारा टॉपिक था बेसिक यही था, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कई बार जो स्टूडेंट होते हैं इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए,
हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है उसको देखते हैं। तो मैंने इस तरफ आधार लिखा है कि किस आधार पर मैंने अंतर को बताया है। और यहाँ देखिए बीच में मंत्रिपरिषद काउंसिल और यहाँ है मंत्रिमंडल, यहाँ आधार है। देखिए पहले बात करें संवैधानिक प्रावधान के आधार पर क्या अंतर है इसमें। तो आप मंत्रिपरिषद को देखेंगे तो मूल संविधान में इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 74 एवं 75 में, क्योंकि कहा गया अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में भी कहा गया कि जो अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति जो होगी प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाएगी। जबकि मंत्रिमंडल के बारे में आप देखेंगे तो मूल संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं किया गया था और इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसका प्रयोग संविधान में केवल एक जगह किया गया है, यह याद रखिएगा कि इसका प्रयोग संविधान में केवल एक जगह किया गया और वह है अनुच्छेद 352। इसमें अनुच्छेद जो 352 है वह राष्ट्रीय आपात से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय आपात को कैसे लागू कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात को मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, देखिए यहाँ मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार संविधान में किया गया, वो भी अनुच्छेद 352 में किया गया है। और यहाँ पर इसका कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे। तो इसमें एक ग्रेड के जो मंत्री होते हैं उनको शामिल किया जाता है, अर्थात प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं इन सभी को, इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। तो केवल इसका एक जगह प्रयोग किया गया अनुच्छेद 352 में, जो राष्ट्रपति होगा वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही कर सकता है। और बात करें कि आकार के आधार पर इसमें क्या अंतर है, तो देखिए जो मंत्रिपरिषद होता है एक बड़ा निकाय होता है, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें कई तरह के मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल जो है यह छोटा निकाय है, इनकी जो संख्या वह सीमित है। देखिए आप देखेंगे तो जो मंत्रिपरिषद है इसमें लगभग 60 से 70 मंत्री होते हैं। मैंने बताया कि लोकसभा के जो 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, उससे कम तो 80 के आसपास हो जाते हैं, वो 70-80 के बीच में हो जाते हैं। जबकि जो मंत्रिमंडल होता है इसमें कैबिनेट मंत्री जो प्रमुख विभाग होते हैं, और ये ऐसी स्थिति में जो इनकी संख्या होती है 15 से 25 से ज़्यादा नहीं होती, इसी के आसपास इनकी संख्या होती है। तो याद रखिएगा कि जो आकार के संबंध में आकार के आधार पर देखेंगे तो जो मंत्रिपरिषद है वो काफ़ी बड़ा है, किसकी तुलना में, तो मंत्रिमंडल की तुलना में। इसके अलावा बात करें इनके स्वरूप के बारे में, तो मैंने अभी आप सभी को बताया कि जो मंत्रिपरिषद में है 4 तरह के मंत्री हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, और हमने देखा था कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले जो होते हैं, और चौथा है उप मंत्री। ये सभी इसमें शामिल होते हैं। जबकि आप मंत्रिमंडल में बात करेंगे तो इसमें केवल प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अर्थात यह मंत्रिपरिषद का ही एक भाग है, हम कह सकते हैं। तो याद रखिएगा ये जो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो बेसिक अंतर है हमने उसको डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद का कार्य क्या है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए, राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। तो जो भी कार्य देश में किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम में जितने भी कार्य किए जाते हैं, वे सभी कार्य इसी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। तो पहला इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है वह नीति का निर्माण करना, अर्थात देश में कौन सी नीतियाँ बनेंगी, वह नीतियाँ किस प्रकार लागू की जाएंगी, और कैसे, जो कह सकते हैं कि जो विभिन्न नीतियाँ आती हैं, जो विभिन्न नियम आते हैं, जो विभिन्न योजनाएं आती हैं, इन सब का जो निर्माण किया जाता है वह मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा दूसरा इसका कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करना। मैंने अभी जस्ट आप सभी को बताया कि अनुच्छेद 74 में कहा ही गया है कि जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाएगा। तो इसका दूसरा कार्य हो गया कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करना, और चौथा कार्य है कि विकासात्मक कार्य करना। देश में जितने भी विकास के कार्य किए जाते हैं वे सभी कार्य कहीं ना कहीं से मंत्रिपरिषद के द्वारा ही किए जाते हैं, अर्थात जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जैसे सड़क बनाना, कह सकते हैं कि जो भी अन्य जो विकासात्मक कार्य हैं जिनसे देश का विकास होता है, जिनसे कहते हैं गांव या कस्बे का विकास होता है, तो ये सभी निर्णय जो लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद के द्वारा ही लिए जाते हैं, और इनका ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। इसके अलावा सभी विधायी और वित्तीय मामलों को देखना, देश में जितने भी कानून निर्माण संबंधी मामले हैं, वित्तीय मामले हैं, इन सब की देख रेख भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विदेश नीति और विदेश मामलों को देखना। देखिए जो प्रधानमंत्री होता है वह विदेश नीति के संचालन में कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इससे संबंधित विदेश नीति संबंधी जो भी निर्णय लिए जाते हैं वह मंत्रिपरिषद के द्वारा ही लिए जाते हैं, खासकर मंत्रिमंडल के द्वारा, याद रखिएगा। तो ये सभी जो है मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य हैं। तो दोस्तों
यह था हमारा आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने जो मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल है उसमें जो अंतर है उसको डिस्कस कर लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।